नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। परिणामों का परीक्षण निरीक्षण तो आगे बेहतर करने के लिए जरूरी है। राजनीति में भी परिणामों का परीक्षण करना परिपाटी सी रही है, ताकि चुनाव के बाद सभी दल इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होने के पीछे का प्रभाव तलाश सकें। वैसे तो परिपाटी सी है, पर तब जब प्राप्त परिणाम आगे खड़ी चुनौती की परछाई बन जाए तो उसके हर पहलू पर प्रकाश डाला जाना जरूरी हो जाता है। लोकसभा चुनाव परिणाम का पोस्टमार्टम 25 के विधानसभा चुनाव का प्रीव्यू बन गया है, जिसमें सत्ता बरकरार रखने की पेचीदगियों के पार जाने का प्रयास है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि बीजेपी की समीक्षा क्या 2025 की अग्नि परीक्षा है? देखिए क्या चल रहा। 5 सीटों पर हार, 75% की बात। 75% मार्क्स आए बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लाएं, इसकी कल्पना के साथ आगे जाएं। बीजेपी में कौन है कैकई और मंथरा? कि आज मंथरा और कैकई के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। हार के बाद रावण वध का ऐलान। राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए, तो मैं भी ये मानता हूं कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। पहले से खराब नतीजे तो रिजल्ट अच्छा कैसे? तो बिहार में सरकार बन गई। बिहार के अंदर भी हमारी सीटें 5 हमारे हैं, 4 जेडीयू और 1 उपेंद्र जी की पार्टी, तो 10 सीटों का लॉस हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। बीजेपी की समीक्षा 2025 की अग्नि परीक्षा। चलिए, सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। सीपीआई एमएल की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुमार परवेज भाई हैं, और बीजेपी की ओर से प्रभात मालाकार जी, आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रभात जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, उम्मीद के अनुकूल परिणाम नहीं आए, फिर भी कहा जा रहा है कि अच्छा परिणाम है, जो कि पिछले बार से भी खराब है आंकड़ों के हिसाब से, तो फिर क्या समीक्षा चल रही है? नहीं दीपक जी, इसको तो आप देखिए कि हम 10 वर्षों से सत्ता में थे और 10 वर्षों के सत्ता के बाद भी कितने कड़े और बड़े निर्णय इस एनडीए सरकार में हुए। चाहे वो धारा 370 खत्म करने की बात हो, 35A को ख़त्म करने की बात हो, 3 ट्रिपल तलाक ख़त्म करने की बात हो, इसी बीच में 10 वर्षों में नोटबंदी की बातें आई, और इन सब कड़े और बड़े निर्णय के बाद देश हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। उसके बाद भी 10 वर्षों के बाद हम अगर पुनः सरकार बनाए और देश का जो एक रिकॉर्ड नेहरू जी के नाम था वो रिकॉर्ड टूटा, और देश की जनता ने यह आशीर्वाद दिया कि नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, और तीसरी बार सत्ता में आना और तीसरी बार एक ही व्यक्ति का लगातार प्रधानमंत्री, जो देश के सबसे, देश से नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े अभी मतलब राजनीतिक तौर से कहिए, सामाजिक तौर से कहिए और बुद्धिमत्ता के तौर पे कहिए, सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। और आज का जो आपका विषय है, तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना ही जीत में उत्साहित होते हैं और ना ही कुछ कम मार्क्स आने पर अवसादित होते हैं। तो हम तो हमेशा चुनावी मोड में काम करते हैं, और कुछ सीटों पर हम जो 10 सीटें आज बिहार में हमें नहीं आई, आज 75% हम सफलता हासिल किए, और कुछ सीटें कई कारणों से हम कई बूथ सारे ऐसे हैं जहां हम 100, 150, 200 वोट से पीछे रह गए, 50 वोट से पीछे रह गए। तो उन बूथों पर हमारा वोट प्रतिशत कैसे बढ़े? और निश्चित तौर पर एक तो गर्मी भी एक बड़ा कारण रहा, और जो लोग को जितनी उत्साहित जो जिस प्रकार से थे और जिस प्रकार से लोगों का मैंडेट मिला, वो कोई जीत से बड़ा जीत है। अब रही बात, तो विपक्ष तो हार के भी मतलब यही लग रहा है कि आप देखिए कि कांग्रेस के पहले प्रथम कार्यकाल में 42, दूसरे कार्यकाल में 54, तीसरे कार्यकाल में 99, मतलब 100 का अंक भी यह तीसरा अंक भी नहीं बना पाए, ये 2 डिजिट में ही समाहित हो गए। प्रभात जी, वो आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, इसका अंदाजा है आपको? बता रहा हूं कि तीनों हार मिलाकर 195,
और हम तो इस बार भी लाए हैं तो पहला 282, 303 और इस बार भी हम 242 हैं, 241, 42 इस बार भी हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को यह क्या दिक्कत क्या है दीपक जी, कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अरे भारतीय जनता पार्टी को 400 नहीं आने देना है, नहीं, इस भाजपा बार को तो खुश सरकार है, नहीं ये भी बनाने है ना, देना इस है। बार अपने प्रदर्शन से ये भी खुश है आपका विरोधी खेमा, तो आप कह रहे हैं वो दुखी हैं और हमारी खुश से वो जल रहे हैं। बहरहाल हम आपके पास आते हैं। परवेज जी, किस तरह से देख रहे हैं ये जो परीक्षण निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है? हम तो यही संभावना देख रहे हैं कि आगे इस तरह का नुकसान ना हो, उसकी कोशिश है। क्या लगता है कि आगे नुकसान को रोका जा सकेगा इस तरह के कवायद से? दीपक जी देखिए, पूरे देश में जो मैंडेट है वो भाजपा के खिलाफ है और बिहार इससे अलग नहीं है। और हम बहुत साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि कुछ गड़बड़ियां हमारी तरफ से भी हुई, अन्यथा बिहार में भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीट पर सिमट जाती। जो आक्रोश इनकी सरकार के खिलाफ था, नीतीश जी के साथ जो इन्होंने किया, और निश्चित तौर पर शाहबाद के इलाके में, मगध के इलाके में और सीमांचल के इलाके में महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और एक से एक धुरंधर इनके आज धूल चाट रहे हैं। तो यह ट्रेंड पूरे बिहार में था। लेकिन हमको भी इस बात की गंभीरता से समीक्षा करनी है कि भारतीय जनता पार्टी तिरहुत में, कोसी में, इन बेल्टों में जो आगे रह गई, तो उसकी समीक्षा करके हम इनको बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2020 में हुआ था, जिस प्रकार का उसका तेवर था, उसी तेवर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की जनता और देश की जनता इनके सांप्रदायिक एजेंडे पर अब बात नहीं करना चाहती है। ये अयोध्या में हार गए, फैजाबाद में हार गए, यूपी ने इनको साफ कर दिया। और बिहार में यदि नीतीश कुमार को नहीं इस तरीके से सत्ता का अपहरण इन्होंने कर लिया होता, भाजपा बिहार में भी जीती है तो नीतीश कुमार के कारण। लेकिन अब ये दुर्भाग्य बिहार का कि वही नीतीश कुमार जो अभी एनडीए को, अभी मोदी को, अभी भाजपा को बैकफुट पर ला सकते थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का सवाल देखिए बहुत प्रमुखता से उभर रहा है। और बिहार की जनता अब चाहती है कि अब तो आपके पास डबल इंजन की सरकार है। वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें बिहार का बंटवारा हुआ था, उस समय से लेकर के 24 साल बीत गए और आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो बिहार की जनता इससे बहुत आहत है। और अब गरीबी, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में इनका बिहार से सफाया हो जाएगा। हमसे जो कुछ गलतियां रह गई हैं, वो गलतियां यदि नहीं होती तो इंडिया गठबंधन 30 से अधिक सीट बिहार में जीतता। इसकी भरपाई हम बिहार विधानसभा चुनाव में कर लेंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने इनकी विदाई का रास्ता तैयार कर दिया है, आने वाले दिनों में ये झारखंड में भी हारेंगे। झारखंड में तो अभी भी इनकी सरकार नहीं है, बिहार में भी हारेंगे। और इनके पूरे कम्युनल एजेंडा, कोई 370 की बात करते हैं, वगैरह वगैरह बात करते हैं। देश की जनता रोजगार चाहती है, इनके जुमले नहीं चाहती है। और ये लगातार इनका गिरावट। लेकिन परवेज जी, प्रभात जी तो कह रहे हैं कि हमने कड़वी दवा से कोढ़ का इलाज किया, जो देश के लिए मुद्दे कोढ़ बन चुके थे, और उसके बावजूद हमें इस स्थिति में जनता ने स्वीकारा है, ये बड़ी जीत है। अरे भाई साहब, देश के लिए सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई। इससे बड़ा रोग क्या है? और इसका इलाज उन्होंने क्या किया? आज बेरोजगारी में भारत कहाँ है? भूख सूचकांक में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, और भूख सूचकांक में भारत का आंकड़ा लगातार नीचे गिरता जा रहा है, लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो इनका जो घमंड था, इनका जो अहंकार था, इसको तो देश की जनता ने जबरदस्त तरीके से चुनौती दिया है। और अब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को जो आज वो बात कह रहे हैं, चुनाव के पहले उन्होंने कहा होता तो आज देश की तस्वीर और बदल गई होती। चलिए, एक सबक पहले मिल जाता तो ये परिणाम ना होता। आरएसएस ने बहुत चालाकी के साथ अब जब चुनाव खत्म हो चुका है तो वो हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि यह देश लोकतांत्रिक तरीके से गरीबी पर बात करना चाहता है। चलिए, प्रमोद जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम फिर आते हैं। परवेज जी, प्रमोद जी की बात सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनी है और आगे किस तरह की संभावना दिख रही है। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, पूरा देश, जो मत परिणाम आए हैं, पूरे देशवासी को पता है कि मत जो परिणाम आए हैं वो इनके खिलाफ गया है। कहाँ ये अकेले 303 सीट पर थे और आ गए 240 सीट पर, फिर भी ये प्रफुल्लित है। ये हो जहाँ तक बिहार की जो बात है, तो आप देखिए कि
हमारे जो मत प्रतिशत है उसमें भारी इजाफा हुआ है। 15% पर राष्ट्रीय जनता दल को 2019 में मत प्रतिशत मिला था, जो 22.5% इस बार हमको मत प्रतिशत मिला है। इनको 24% मिला था, ये 20% पे आ गए। जनता दल यूनाइटेड को 22% मिला था, वो 18% पे आ गए। फिर भी ये प्रफुल्लित है, ये 39 सीट पर थे, वहां से घट करके 30 सीट पे आ गए। और हम लोग तो 1 सीट पर थे, यहां से बढ़ करके हम लोग 9 सीट पर जाने का काम किए। तो ये सबक है इनके लिए। लेकिन फिर देख लीजिए कि जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए आंकड़ा में 293 का आंकड़ा एक ये इन्होंने छू लिया। लेकिन पहले के जो गवर्नमेंट थे 2014 और 2019 के, उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा पार की थी। और उस समय प्रमोद जी, सरकार के प्रभाव में तो संख्या छिप जाती है ना, सरकार तो वही रह गई। सरकार वही रह गई। इसी बात का तो जनता भी चाह रही थी कि सरकार में बदलाव हो, और जो उन्होंने मतदान किया वो चाहती थी कि बदलाव हो। आप देखिए कि किस प्रकार से बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे उच्च स्तर पर है। हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं, मानव विकास सूचकांक में 134वें नंबर पर हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप सोचिए कि 30 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हुए रह गए और ये लोग बहाली नहीं निकाल पाए। उसका खामियाजा हुआ कि 25 करोड़ जो युवा थे वो ओवर एज हो गए। उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार है मोदी सरकार। चलिए, ये भी चुनाव में मुद्दा बना था। बिल्कुल, हम इस पर जवाब लेंगे प्रभात जी से, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे परिणाम पर भी पार्टी के नेता प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या इसे आत्ममुग्धता नहीं कहेंगे और ये आत्मघातक नहीं हो सकता है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, प्रभात जी से जानते हैं। प्रभात जी, ऐसे परिणाम जो पिछली बार से बेहतर ना हो, उस पर प्रसन्नता व्यक्त करना कहीं आगे के लिए घातक साबित ना हो जाए? नहीं दीपक जी, मैंने तो पहले भी कहा कि ना ही हम जीत में उत्साहित होते हैं और ना ही हम कुछ सीटें कम होने पर अवसादित होते हैं। तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम उत्साहित हैं, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी रूटीन वर्क में काम करती है। हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हम हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। चाहे देश में कोरोना का काल आया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न माध्यमों से लोगों की सेवा की, चाहे वो चुनाव का समय, हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। प्रभात जी, और इसी की तो समीक्षा हो रही है ना कि हमने सब कुछ किया फिर भी हमें इच्छित परिणाम क्यों नहीं मिला। मैंने तो कहा कि देश में जैसे जितने बड़े करे और बड़े निर्णय लिए गए, उसके बाद भी तो कुछ मंथन में कुछ निकलकर मलाई तो सामने आया होगा। नहीं सर, वो तो उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। कुछ आंकड़े कम आने से भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीयता में तो कोई कमी नहीं आई। प्रभात जी, कुछ आंकड़ों में सरकार चली जाएगी, बिहार की बात है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से, आज देखिए उड़ीसा में हमारी सरकार आई और कहीं ना कहीं से वो एक आम लोगों की, गरीबों की, समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था ने उड़ीसा में हमारे भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार आई। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ग्राफ देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम हुए, जो 2014 के पहले और 2014 यही तो हम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं हर तरफ हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन संख्या वो दर्शा नहीं रहा है। तो आप कैसे इसी को आत्ममुग्धता नहीं कहें तो क्या कहें? माले के मित्र हैं परवेज जी, अभी बता रहे थे कि देश में ऐसे गरीबी, ऐसे, अरे आप क्या कहां से आंकड़े लाते हैं भाई साहब? आप देखिए 2014 के पहले पर कैपिटा इनकम क्या था और आज क्या है। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? आज देश का जीडीपी 8.4% है। आप क्या कह रहे हैं? आज देखिए कि 2004 में जो अटल जी जो देश का अर्थव्यवस्था छोड़ के गए, 11वीं अर्थव्यवस्था, वही 2014 तक रही। 2014 के बाद आज नरेंद्र मोदी की अथक प्रयास और अथक शक्ति से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी के लिए काम कर रहे हैं। आज 100% रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हमने कर दिया, जो कांग्रेस के 60 वर्षों में रेलवे इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, नौकरियां खा गए। नहीं, आज का आप नौकरियां जिस सेक्टर में उसकी नाराजगी ये दिख रही है। बहरहाल हम आते हैं आपके पास। ईपीएफओ खाते आपके विरोधी खेमे के लोग क्या कह रहे हैं, वो भी आप ही बोलेंगे तो इन्हें बोलने का मौका क्या मिलेगा? करोड़ ईपीएफओ खाते थे, आज 26 करोड़ ईपीएफओ खाते हैं। 95 लाख लोग जो है सो रजिस्टर्ड हुए, क्या बोलते हैं, रोजगार योजना से। आज देखिए 40 लाख से ज्यादा लोग उसमें कर रहे हैं। आज स्टार्टअप योजना के 45 लाख, आज सब ऑन डाटा है, 45 लाख लोग स्टार्टअप योजना में जुड़े और उसमें
35 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि आज चाहे वो देश में सीमा सुरक्षा की बात हो, चाहे चंद्रयान की बात हो, चाहे सूर्ययान की बात हो, हम कहीं पीछे नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, आप कहीं पीछे नहीं है, भले आंकड़े आपके पीछे जा रहे हैं। प्रमोद जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी, अगर इस स्थिति में सत्ता पक्ष है और आप चूंकि विपक्ष में हैं, तो 25 के चुनाव में अगर इस स्थिति में जाएं तो आप तो खुश होंगे कि चलिए सत्ता पक्ष अपने विचारों में मुग्ध है और धरातल की हकीकत वो नहीं देख पा रहा। देखिए, आपकी बात का जवाब देंगे उससे पहले इनकी एक बात का जवाब देते हैं कि ये लोग किस प्रकार का डाटा पेश करते हैं कि इन लोगों का कहना है कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और 80-81 करोड़ लोगों को ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 105-6 करोड़ यानी कि देश की 2014 में 105 करोड़ की आबादी जो थी वो क्या गरीबी रेखा से नीचे थी। ये इस प्रकार का डाटा पेश करते हैं जो कहीं भी प्रमाणित नहीं हो पाता है। खैर, आप जो बात बोल रहे हैं, देखिए बिहार और देश स्तर पर जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में देश की जो ज्वलन समस्याएं थीं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, लोकतंत्र को बचाने की कवायद, संविधान को ये लोग जो जिस प्रकार से इनके नेता बोल रहे थे कि हमको 400 सीट दीजिए ताकि हम संविधान को बदल सके, तो इस प्रकार की जो बातें ये लोग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझिए कि बिहार में जो समस्याएं हैं, विस्थापन की समस्या है, उसके बाद पलायन एक बड़ी समस्या है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनता के बीच जाने का काम किया और जनता ने अपना विश्वास, आशीर्वाद हम लोगों को देने का काम किया। अगर वो जनता का विश्वास और आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिलता तो हम 1 सीट से 9 सीट पर नहीं आते। आंकड़े में भले हम लोग थोड़ा कमी रह गए, लेकिन जो मत प्रतिशत जो आप देखिए तो उसमें हम लोग काफी आगे गए। तो ये समझने की बात है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, प्रभात जी 2015 याद दिला रहे हैं, लेकिन हम 2025 देख रहे हैं। हम आपके पास अब लौटेंगे। परवेज जी, यहाँ से जो परिणामों का परीक्षण निरीक्षण जिस तरह से भी अलग अलग खेमा कर रहा हो, 25 में इन परिणामों का क्या प्रभाव दिख रहा है? देखिए, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। विधानसभा चुनाव में 2020 में भी लगभग इनकी सरकार यहाँ से उलट गई थी। 2024 का भी चुनाव परिणाम कुछ ऐसा ही इंगित कर रहा है। सीटों में वो भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन हमारे राजद के प्रवक्ता ने ठीक ही कहा कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर काफ़ी कम वोट से हम हारे हैं, तो उसकी हम भी समीक्षा करेंगे। और बिहार भी अब बदलाव चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के पास अनर्गल बयानबाजी के अलावा और कोई बात नहीं है। देश तो उम्मीद कर रहा था कि इसके बाद वो कुछ सबक लेंगे, सबक सीखेंगे, लेकिन उनकी बातों में अभी भी वही एरोगेंसी है। कहते हैं कड़े फैसले। कौन सा कड़ा फैसला? इन्होंने 3 कृषि कानून लाने का काम किया जो किसानों के खिलाफ है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून लाए जो मोटर ड्राइवर हैं उसके खिलाफ है। तो इनके सारे के सारे कानून आम जनता के खिलाफ हैं, जिसका प्रतिफलन चुनाव में भी दिखा। विधानसभा में यूपी को मैं कह रहा हूँ, यूपी को अपना मॉडल समझते थे, वहां ये भयानक हारे। तो बिहार में तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अब ये कह रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। महागठबंधन की सरकार जब थी तो बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ, 36% परिवार बिहार में 6,000 रुपया मासिक आमदनी पर जिंदा है। इसके लिए कौन जवाबदेह है? डबल इंजन की सरकार जवाबदेह नहीं है तो और कौन है? 10,000 रुपया मासिक आमदनी जोड़ लीजिए तो बिहार की 2/3 आबादी भयानक गरीबी रेखा के नीचे है, आवासहीनता की शिकार है, अशिक्षा की शिकार है। तो इसके दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा जदयू की सरकार है। तो दोषी हैं और इसका असर, इसका प्रभाव आक्रोश है जी 2025 में कल्मिनेट होगा। चलिए, माफी चाहेंगे प्रभात जी, समय अब एकदम संक्षेप में। 2004 में आरजेडी को 22 और 2 झारखंड में 24 सीटें आई। उस समय इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांगा? उस समय विशेष पैकेज क्यों नहीं दिलवाया? अरे ये लोग कुछ करने वाले जो भाकपा माले देश को ठीक है। परमाणु हथियार को। प्रभात मालाकार जी, प्रमोद सिन्हा जी और कुमार परवेज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डबल इंजन की सरकार रफ्तार तो बढ़ा रही है, लेकिन 25 से पहले डिरेल ना हो जाए, इसके लिए आगे देखना होगा कि पटरी पर कोई अवरोध तो नहीं है। विपक्ष को साफ दिख रहा है कि सत्ता पक्ष के लिए 25 में क्या अवरोध है, लेकिन क्या वो अवरोध सत्ता पक्ष को भी दिख रहा है और अवरोधों को दूर करने की नीयत और नियति दिख रही है, ये हम देखते रहेंगे। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। चल रहा है, मैच ही चल रहा है।